हेलो। सो अब देखते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य में से हर बार जो है वो एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में जो है देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th का है। लेट्स स्टार्ट। राजस्थानी भाषा और बोलियों की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रमी संवत 835 से अर्थात 913 ईस्वी में उद्योधन सूरि द्वारा लिखित कुवलयमाला सबसे ओल्डेस्ट जो एक ग्रंथ मिलता है जो कि राजस्थानी भाषा में अगर देखा जाए जो कि ग्रंथ है जो कि उद्योधन सूरि के द्वारा लिखा गया था। और ये कब का है तो 835 विक्रमी संवत का या 913 ईस्वी का है। कुवलयमाला में जो है वो 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा हुआ करती थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। और इस प्रदेश में प्रचलित जो विभिन्न भाषाएं थी उन भाषाओं का सामूहिक नाम उन्होंने दिया था कि ये सारी जो भाषा है जैसे मारवाड़ी हो गई, गोडवाड़ी हो गई, तो उन सबको सम्मिलित रूप से उन्होंने राजस्थानी भाषा कहा था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और इनके अलावा भी कई सारी भाषाएं हैं जो इनके तहत बोली जाती हैं। ये इनकी विभिन्न बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं, इनको बोलियां या उपभाषाएं कहेंगे। देन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की अगर बात करें और विकास की बात करें तो राजस्थानी भाषा पर जो है वो 10वीं सदी तक एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो अपभ्रंश भाषा थी, अब उस अपभ्रंश का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि राजस्थानी जो है उसका उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। यानी उससे पहले जो थी जो भी लैंग्वेज इस क्षेत्र में बोली जाती थी, स्थानीय जो बोलियाँ थी, भाषाएँ थी जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, तो उन पर जो है वो राजस्थानी भाषा पर जो है वो एक तरीके से अपभ्रंश टाइप का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो कोर जो राजस्थानी जो अस्तित्व में आती है तो वो ईसा की 11वीं से 12वीं शताब्दी में आती हैं। परंतु 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होता है। ठीक है। देन राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी जो है जिसे कहा जाता है वो वैदिक संस्कृत रही है जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। तो वैदिक संस्कृत जो थी वो क्या था कि ये भाषा जो काफ़ी ज़्यादा जटिल हुआ करती थी, उसमें व्याकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जो नॉर्मल जो लोक मानस में जो प्रचलित भाषाएं थी वो जब बोली जाती थी वैदिक संस्कृत के प्रभाव से तो उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता था। लौकिक संस्कृत जब दुरूहता आने लगी, उसी लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगती है तो उसका स्थान जो है वो पाली भाषा ले लेती है जो लोगों की स्थानीय भाषा के रूप में प्रचलित होती है। पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान जो है वो प्राकृत ले लेती है। और जैसा कि माना जाता है कि भाषा जो है वो कठिनता से धीरे धीरे सरलता की ओर जो है वो अग्रसर होती हैं, उसी तरीके से प्राकृत भी जो है वो जब कठिन लगने लगी तो उसके बाद में अपभ्रंश भाषाओं का विकास होना शुरू होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में अपभ्रंश भाषा जो है वो सामने आती है अलग अलग रूपों में। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ माना जाता है। और राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया जाता है। कौन कौन सी है वो तो प्रत्येक विद्वान जो है वो अपने मतानुसार अपभ्रंश का जो है वो उल्लेख करता है। और इसमें कौन कौन से अपभ्रंश है वो जो भाषाएं हैं जिससे राजस्थानी भाषा का विकास होता है तो उसमें सूरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है जो कि विद्वानों के द्वारा इनका उल्लेख किया गया है। इन सब में से जो मरु गुर्जरी अपभ्रंश भाषा है उसका मत अधिक उचित लगता है। क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा जो है वो अर्थात राजस्थानी भाषा
और गुर्जरी से गुजराती भाषा का जो है वो विकास हुआ है। यह विभाजन जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है वो समीचीन प्रतीत होता है और भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में काफ़ी सारी समानताएं हमें देखने को मिल जाएगी व्याकरणिक रूप से अगर देखा जाए तो। और मोर स्पेसिफिकली अगर दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसका गुजराती भाषा से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियों की। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थान की जो बोलियां थी उन्हें 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की जो बोलियां थी उन्हें 2 भागों में ही बांटा जाता है। एक पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी बोली जाती हैं और उसके अलावा एक पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी जिसे राठी भी कहा जाता है। सो ये 2 जो है वो मुख्य रूप से क्लासिफाइड किया जा सकता है राजस्थान में बोलने वाली जो भाषा हैं उनको। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। सो राजस्थान की अगर बोलियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया जाता है। सो भौगोलिक दृष्टि से भी मारवाड़ एक राज्य रहा है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे या बोली है उसे मारवाड़ी कहा जाता है। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत मारवाड़ी भाषा में जो है वो अधिक देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं पर राजस्थानी का पर्याय भी माना गया है मारवाड़ी भाषा को। और प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से भी जोड़ा जाता है। आज इस बोली के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो देखा जाए तो उसमें जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावटी क्षेत्र का कुछ क्षेत्र भी इससे रिलेटेड माना जाता है। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां मानी जाती हैं। जो थली बोली है और गोडवाड़ी बोलियां हैं वो इसकी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ी की। मेवाड़ी भाषा राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र जो है वहाँ पर बोली जाती है मेवाड़ी का क्षेत्र। और साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो मारवाड़ी के बाद में अगर कोई और सबसे ज़्यादा अगर लेखन देखने को मिलता है तो वो मेवाड़ साहित्य देखने को मिलता है मारवाड़ी के पश्चात। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है और मैदानी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो मेवाड़ी भाषा है उसे मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। अब ढूंढाड़ी भाषा जो कि राजस्थान के पूर्वी भागों में बोली जाती है और मोर स्पेसिफिकली ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। राजस्थान के प्राचीन राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका जो संबंध है वो आमेर राज्य से रहा है और उस क्षेत्र की जो बोली है उसे ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें 6 शब्द का जो है वो बार बार प्रयोग होता है। जैसे जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि इसमें जब भी बोलते हैं जैसे कांचे इस तरीके से बोलते हैं तो इस शब्द का प्रयोग जो है वो गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। तो इसमें भी जो है वो एक तरीके से गुजराती का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आधुनिक राजस्थान जो है इसमें जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ी भाषा का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और इसके अलावा तौरावाटी, राजावाटी और नागरचाल ये जो आदि जो है वो इसकी उपबोलियाँ मानी जाती हैं। सो ढूंढाड़ी जो लैंग्वेज है उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। सो उसमें तौरावाटी, राजावाटी और नागरचाल ये उपबोलियाँ आ जाएगी किसके अंदर, ढूंढाड़ी बोली के अंदर। अब देखते हैं हाड़ौती जो है वो हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र जो है वो माना जाता है। सो ये कौन सा क्षेत्र है, इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का जो प्रयोग होता है और ये क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का जो क्षेत्र आता है जिसे हाड़ौती रीजन भी कहा जाता है। तो इसी हाड़ौती रीजन में बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो हाड़ौती बोली है।
मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में जो है ये मेवात क्षेत्र कहा जाता है और इनमें बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो मेवाती लैंग्वेज है। इस क्षेत्र की जो बोली है उसे मेवाती कहा जाता है और इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी जो है वो स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें इस बोली का ब्रज भाषा का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वागड़ी भाषा जो है वो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है और इसका नाम जो है वो वागड़ी नाम दिया गया क्योंकि वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है तो यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब देखते हैं मालवी प्राचीन मालव प्रदेश या मालवा प्रदेश जो पड़ता है राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है और इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ मालवी बोली जो है वो उसमें बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसका अंतर करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया है। तो ये बोली जो है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है और मध्य प्रदेश का जो रतलाम, झाबुआ आदि जो क्षेत्र हैं वो इस बोली का क्षेत्र माना जाता है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ वाला रीजन और मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ क्षेत्र जो है वो इससे संबंधित है। इसी के अंतर्गत रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ जो है वो आती हैं मालवी के अंतर्गत। सो मालव प्रदेश के अंदर बोली जाने वाली जो मालवी भाषा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं तो वो रांगड़ी और निमाड़ी जो है वो उपबोलियाँ आती हैं। अब बात करते हैं शेखावटी की। शेखावटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे शेखावटी कहा गया है और यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को शेखावटी कहा जाता है। सो शेखावट क्षेत्र को नामकरण जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है तो राव शेखा के कारण हुआ है और इसी क्षेत्र की जो है वो बोली को शेखावटी भी कहा जाता है। और ये कौन सा रीजन आता है इस क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर का कुछ क्षेत्र भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बोली स्पेसिफिकली बोली जाती हैं। बात करते हैं भीली या अन्य जो पहाड़ी बोलियां हैं वो कौन सी हैं। सो राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जन समुदाय जो है वो आज भी जो है वो पहाड़ों में रहता है जो कि कबीला संस्कृति को जो लिए हुए स्थापित हैं और इस प्रकार की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख रूप से आती हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक देखने को मिलता है। अतः इनकी जो बोलियां हैं इन बोलियों में भीली बोली जो है वो प्रमुख रूप से आती हैं। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। जैसे अन्य जनजातियों की कौन कौन सी बोलियां हैं जिनको पहाड़ी जनजातियाँ कहा जाता है तो उसमें भी जो है वहाँ की जो स्थानीय निवासी बोलियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और इसके अलावा जो जनजातीय बोलियाँ हैं जैसे सहरिया हो गई, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो बोलियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भाषा का निर्माण होता है वो उपबोलियों से ही होता है और इसमें यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का जो है वो एक तरीके से विकास हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें तो इतिहास और परंपरा क्या रही है राजस्थानी साहित्य की उसके बारे में देखते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। इसमें जैसे शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। यद्यपि यह सामग्री काफ़ी कम है, अत्यल्प है, बट फिर भी जितनी भी सामग्री उपलब्ध है उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व तो है। सो राजस्थानी साहित्य में लिखित जो साहित्य है उसमें वाणी निष्ठता की विशेषता जो है वो देखने को मिलती है, जिसे लोक साहित्य भी कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार, एक तरीके से लोक जो अनुभव है
उसका अक्षय भंडार इसमें देखने को मिलता है। यानी कि वास्ट जो है वो रूप में जो है वो लोक संस्कृति का इसमें समावेश देखने को मिलता है, जहाँ विविध विधाओं और साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है, तो वो इसमें समाहित है। और राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर देखा जाए अगर प्राचीन इतिहास की तो उसके तहत एक 4 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो इसमें प्रवृत्ति या परख किस तरीके से रही है साहित्य की, तो उस समय का जो साहित्य था, प्राचीन काल का साहित्य, उसमें वीर गाथा काल भी से कह सकते हैं, जो कि 1050 से लगभग 1550 तक का जो काल माना जाता है, उसमें वीर गाथा टाइप की जो साहित्य है उसका विकास होता है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल की अगर बात की जाए तो इसमें भक्ति काल के रूप में जाना जाता है, जो कि 1450 से 1650 लगभग 200 साल तक का ये टाइम पीरियड रहता है। उसी प्रकार उत्तर मध्यकाल की अगर बात करें तो उसमें श्रृंगार, रीति और नीति परक काल इसे कहा जाता है, और ये 1650 से 1850 तक का काल रहा था। और आधुनिक काल जो कि विविध विषयों और विधाओं से युक्त था, जो कि 1800 से लगाकर देन अद्यतन तक जारी रहता है। तो सबसे पहले प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जिसे वीर गाथा काल भी कह सकते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले जो हमले हैं वो पश्चिमी दिशा से हो रहे थे, तो इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था, क्योंकि राजस्थान जो है वो देश के पश्चिमी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ के शासकों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जो है वो वीर रसात्मक काव्यों का सृजन अधिक देखने को मिलता है। इस काल में वीरता प्रधान जो काव्य थे उनकी प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया जाता है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना की अगर बात करें तो वो श्रीधर व्यास की रणमल छंद जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साहित्यिक राजस्थान में जो है ये रचना देखने को मिलती हैं। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय रही है। दूसरा देखते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, जो कि 1450 से 1650 तक का जो टाइम पीरियड रहा था। इसके तहत जो है वो राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का जो है एक लंबा इतिहास रहा है और इन युद्धों ने जो है वो एक तरीके से धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी जो है वो दिखाई दे रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो रहा था कि संघर्ष से मुक्त होने और समस्त प्रकार के जो विभेद थे उन विभेदों के लिए जन सामान्य जो है वो भक्ति की ओर एक तरीके से प्रवृत्त हो रहा था। ऐसे समय में कई सारे संत और भक्त जो है उनके द्वारा जन सामान्य की जो सही राह जो है वो जन सामान्य को दिखाई गई और अपनी कलम से उन्होंने जो है वो समाज में सभी प्रकार के जो भेदभाव थे उनको मिटाने के लिए शुद्ध समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल भी कहा जाता है। इस काल में जो है वो विभिन्न संत और उनके द्वारा जो प्रवृत्त संप्रदाय थे उन्होंने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोग अर्थात लोगों के अंदर जो है उन्होंने अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण भी किया। ऐसे संप्रदायों में देखा जाए तो रामस्नेही संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, नाथपंथ और अलखिया संप्रदाय इसमें प्रमुख आते हैं। इनके अलावा विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय भी इसमें प्रमुख है। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का जो है वो महत्व निर्गुण उपासना पर जो है वो एक तरीके से बल देता है। गुरु की महत्ता पर भी ये बल देते हैं और जाति व्यवस्था में जो भेदभाव था उसे मिटाने का ये प्रयास करते हैं। इसी तरीके से इसमें कहा भी गया है जैसे संतों की वाणी में कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हुई। इस तरीके से जो है वो रचनाएं देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से। इसके साथ में सगुण भक्त जो कवि थे उन्होंने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा का इसमें गान
किया है रचनाओं के माध्यम से। और इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी और माधवदास ददवाडिया की राम रासो और ईश्वरदास की हरिरस, इसके अलावा देवयान ईश्वरदास की जो है वो 2 रचनाएं हैं, एक हरिरस है और देवयान है, और सायाजी झूला की नाग दमन जो है वो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। सो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी का जो पद है वो विख्यात है। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी, इसके अलावा माधवदास ददवाडिया की राम रासो और ईश्वरदास की हरिदास और हरिरस और देवयान और सायाजी झूला की नागदमन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और ये सगुण भक्त कवियों की रचनाएं हैं। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल के बारे में। उत्तर मध्यकाल की जो रचनाएं हैं उनमें एक तरीके से श्रृंगार का प्रभाव देखने को मिलता है, श्रृंगार रस देखने को मिलता है और रीति और नीति पर काल भी इसे कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का जो साहित्य रहा है वो विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल ये माना जाता है और क्योंकि शांति काल था तो इस वजह से यहाँ पर शासकों ने अपने राज्य में कई सारे कलाकार और साहित्यकारों को संरक्षण भी दिया और जब उनको संरक्षण मिलता है तो साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास हुआ और इस काल में श्रृंगार और रीति अर्थात काव्य जो शास्त्र थे और नीति अर्थात जो पॉलिसी से रिलेटेड जो शास्त्र थे उनका जो है वो विकास होता है, उनकी रचनाएं होती हैं। लोक में प्रचलित जो प्रेम आख्यान जो थे उनको विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। काव्य शास्त्र से संबंधित जो रचनाएं थी उनमें कवि मंचाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया और संबोधन परक नीति कारकों में अगर बात करें तो राजा रा सौठा, छक्रिया रा सौठा और भैरिया रा सौठा और मोतिया रा सौठा ये प्रमुख रचनाएं आती हैं। तो बेसिकली इसमें जो है वो संबोधन परक नीति देखने को मिलती है, संबोधन कारक जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सौठे हैं तो राजा रा सौठा, छक्रिया रा सौठा, भैरिया रा सौठा और मोतिया रा सौठा। और कवि मंचाराम के द्वारा जो रचना है उनका नाम है रघुनाथ रूपक जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के अंतर्गत जो है वो विविध विषय और विधाओं से युक्त जो ये काल माना जाता है जो कि 1850 से अद्यतन उसके बाद का जो भी काल होता है वो आधुनिक काल माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इस वक्त जो है वो एक तरीके से समय था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो उसके पहले जो संग्राम हुआ था, सबसे पहला संग्राम जो कि 1857 का माना जाता है, उसके पश्चात समाज में एक तरीके से नवीन चेतना का जो है वो संचार होता है जिसका व्यापक असर जो है वो समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है और साहित्य भी इससे जो है वो एक तरीके से अछूता नहीं रहता है। साहित्य में आधुनिक चेतना का जो है वो संचार हुआ और इससे साहित्य में जो है वो आधुनिक काल का नाम जोड़ा गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया था। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि राजस्थान साहित्य का शंखनाद या शुरुआत अगर देखी जाए जो कि मध्यकाल में शुरुआत हुई थी इसकी आधुनिक साहित्य के रूप में, तो उसका श्रेय किसको जाता है तो उसमें कवि राजा बांकीदास जी को जाता है और जो कि मारवाड़ से संबंधित थे और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण जी को जाता है जिन्होंने आधुनिक राजस्थानी साहित्य को जो है वो चेतना स्रोत के रूप में कार्य किया था। इनके क्रांतिकारी जो विचार थे इन दोनों ही कवियों के, कवि राजा बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण के, तो इनके क्रांतिकारी विचारों ने एक तरीके से समाज में चेतना को जागृत किया और इस चेतना को आगे की पीढ़ी के जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों ने एक तरीके से जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम ये हुआ कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में देखा जाए तो प्रचुर साहित्य सामग्री का जो है वो सृजन हो रहा है
और साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा जो है वो काफ़ी अधिक अत्यंत ही सुदृढ़ और महत्वपूर्ण भी है। अब गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियों की अगर बात करें तो उसमें प्रमुख शैली के रूप में आती है एक ख्यात। तो ख्यात क्या है? देशी राज्यों के जो राजा थे उन्होंने अपने सम्मान और सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास जो लिखवा कर संचित करना शुरू किया था। यह इतिहास जो है वो ख्यात कहलाता है। सो ख्यात की डेफिनेशंस क्या होगी? देशी राज्यों के जो राजा थे उन्होंने अपने सम्मान और जो उन्होंने युद्ध लड़े तो जिसमें वो विजय होते थे तो उनका वो जो था एक जो है वो वर्णन करवाते थे अपने राजकवियों के माध्यम से। अपने द्वारा किए गए जो विशेष कार्य थे प्रजा के लिए जो वो कार्य करते थे उनका जो है वो विवरण ख्यात के रूप में दिखाते थे। तो इसमें प्रमुख ख्यातों की अगर बात करें तो इसमें दयाल दास री ख्यात जो बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित मोहनोत नैन्सी री ख्यात भी इस परंपरा की एक विशिष्ट रचना मानी जाती है। देन एक वचनिका भी इसी के अंतर्गत आती है। वचनिका क्या होती है? संस्कृत का जो वचन शब्द है उससे बना है वचनिका। सो वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में जो है वो साहित्य में प्रचलित है। और वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी इसमें मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध इसमें वचनिकाएँ जो है वो मिलती हैं। उसमें शिवदास गार्डन कृत अचलदास खिचीरी वचनिका जिसकी रचना किसने की है? शिवदास गार्डन ने। और इसके अलावा खेड़िया जग्गारी कही जो कि राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका जो है वो इसमें प्रमुख मानी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी वचनिकाएँ हैं और किसके द्वारा लिखित हैं। तो शिवदास गार्डन कृत अचलदास खिचीरी वचनिका तथा खेड़िया जग्गारी कही खेड़िया जग्गा के द्वारा जो कही गई है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका। तो ये आपको याद रखना है। देन अब बात करते हैं दवावेत। दवावेत भी जो है वो एक तरीके से राजस्थान की जो गद्य पद्य की विशिष्ट शैली के अंतर्गत आता है। और दवावेत जो है यह गद्य का एक तरीके से अन्य रूप ही माना जाता है। दवावेत को कलात्मक गद्य का अन्य रूप है जो वचनिका काव्य की तरह ही होता है। और वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत जो होता है ये उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होता है। बेसिकली मेजर डिफरेंस इसमें यही होता है कि वचनिका जो होती है वो राजस्थानी में लिखा जाता है जबकि दवावेत में उर्दू और फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें कथा के जो नायक होते हैं उनका गुणगान और राज्य वैभव युद्ध आखेट नक्सिक आदि का वर्णन इसमें तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। सो इसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दवावेत के अंदर? तो अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत और राजा जय सिंह री दवावेत जो है वो इसमें प्रमुख रचनाएं जो है वो आती हैं प्रमुख ग्रंथों के रूप में। अब आती हैं वात। वात अर्थात बात। सो बात एक तरीके से या बात जो होती है ये कहानी की तरह जो है वो कही जाती है और इसको कहानी की तरह ही जो है वो कहना और सुनने की एक विशेष विधा के रूप में जाना जाता है। कथा कहने वाला जो कहता चलता है और सुनने वाला उसमें जो है वो बीच बीच में उकारा बढ़ता है, हाँ हाँ करके। इस तरीके से बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता जो है उसमें रुचि ले रहा है। सो इन बातों में जो है वो जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, काफ़ी सारे पक्षों को जो है वो इसमें समाहित किया जाता है। और गद्यमय और पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में इस बातें जो है वो मिलती हैं। गद्यमय भी हो सकती हैं बात या पद्यमय भी हो सकती हैं और या फिर दोनों की कॉम्बिनेशंस को लेकर भी जो है वो बात को रचित किया जा सकता है। इसमें प्रमुख अगर बातों की बात की जाए तो राव अमर सिंह री बात फेमस है, खिंचिया री बात, इसके अलावा पाबूजी री बात
और कानर देरी वात जो है वो, और इसके अलावा अचलदास खिचीरी वात, ये भी प्रमुख है। सो इससे पहले हमने अचलदास खिचीरी वचनिका जो थी वो, जो कि वचनिका का एक उदाहरण था, शिवदास गार्डन के द्वारा रचित थी, और अचलदास खिचीरी वात जो है ये वात का एग्जाम्पल है। देन जमाल। जमाल क्या होता है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक जो छंद होता है उसे जमाल कहा जाता है। इसमें पूरा दोहा जो होता है या फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ठीक है, तो या तो पूरा दोहा दोहराया जाता है या फिर जो 5वें चरण में जो है वो दोहे के जो भी अंतिम चरण होते हैं उसको वापस से दोहराया जाता है। तो इसमें प्रमुख अगर देखा जाए जमाल की बात करें तो राव इंद्र सिंगरी जमाल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसके अलावा झुलना क्या होता है? राजस्थानी काव्य का ये भी एक तरीके का मात्रिक छंद है, और इसमें 24 अक्षर के वार्णिक छंद के अंत में यगण होता है। जो 24 अक्षर आते हैं उसके वार्णिक जो छंद होता है उस छंद के बाद में फिर यगण आता है। और अमर सिंह राठौड़ रा झुलना और राजा गज सिंह रा झुलना और राव सुल्तान देवड़े रा झुलना, इसमें प्रमुख झुलनाई की रचनाएं मानी जाती हैं। अब बात करते हैं पर्ची की। पर्ची क्या होती है? तो संत महात्माओं का जो जीवन परिचय होता है उसे राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। तो संत नामदेव जी पर्ची जो है वो मिलती है, तो उसमें संत नामदेव जी के जीवन परिचय का राजस्थानी भाषा में जो है वो वर्णन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार कबीर री पर्ची देखने को मिल जाएगी, संत रैदास री पर्ची देखने को मिल जाएगी, संत पीपा री पर्ची देखने को मिल जाएगी, और संत दादू री पर्ची और मीराबाई री पर्ची जो है इसमें प्रमुख रचनाएं जो है वो मानी जाती हैं। देन प्रकाश क्या है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां होती हैं या घटना विशेष जो होते हैं उन पर प्रकाश डालने वाली जो कृतियाँ होती हैं उनको प्रकाश कहा जाता है। किशोरदास का राज्य प्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश जो है इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? किशोरदास का राज्य प्रकाश है, और आसिया मानसिंह का जो है वो महायश प्रकाश है, और कविया कर्णिदान जी का है वो सूरज प्रकाश इसमें प्रमुख है। देन मर्सिया क्या होते हैं? इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है कि मृत्यु के बाद जो शोक व्यक्त, मृत्यु पर जो गायन होता है, शोक व्यक्त करने के लिए जो है वो मर्सिया काव्यों की जो है वो रचना की गई थी। तो कोई भी राजा या किसी व्यक्ति विशेष की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो है वो मर्सिया काव्यों की रचना की गई थी, और इसमें उस व्यक्ति के जो चारित्रिक गुण होते हैं उन चारित्रिक गुणों का जो है वो बखान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो महान कार्य उनके द्वारा जीवन काल में जो भी हुए हैं उनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें मर्सियों की अगर बात करें तो प्रमुख मर्सिये किसके हैं? तो रानी जगपत राम मर्सिया जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर जो है ये शोक प्रकट करने के लिए इनको लिखे गए थे। ठीक है, और अब बात करते हैं रासों की। रासो क्या है? तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है उसे रासो कहा जाता है। तो ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें किसी राजा की कीर्ति के बारे में या विजय के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, वीरता के बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, उन्हें जो है वो रास कहा जाता है, रासो कहा जाता है बेसिकली। और ये डेफिनेशन किसने दी है? तो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा ये सब कहा गया है। और रासो ग्रंथों में अगर बात करें तो चंद्रवर्दई के द्वारा जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख माना जाता है इसमें। इसके अलावा नरपति नाला का बिसल देव रासो, और गिरधर आशिया का सगत रासो, और दौलत विजय का खुमाणा रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, और जोधराज के द्वारा लिखा गया रासो हमीर रासो इसमें प्रमुख आता है। तो इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है।
चंद्रवरदय का जो है वो पृथ्वीराज रासो है। नरपति नाला द्वारा लिखा गया बिसलदेव रासो है। गिरधर आसिया का सगत रासो है। दौलत विजय का कुमान रासो है और कुंभकर्ण का रतन रासो है। और जोधराज के द्वारा लिखा गया हमीर रासो जो है वो काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। अब बात करते हैं रूपक। रूपक क्या होते हैं? रूपक किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां हैं उनके स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति जो है वो रूपक कहलाती हैं। गज गुण रूपक और रूपक गोगा देवजीरो और राज रूपक, ये इसके प्रमुख रूपक काव्य हैं। कौन कौन से हैं? गज गुण रूपक, रूपक गोगा देवजीरो और राज रूपक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी वंश या व्यक्ति की जो उपलब्धियां होती हैं उसके स्वरूप को दर्शाने की वाली ये काव्य कृति रूपक कहलाती हैं। देन विगत। विगत की अगर बात करें तो विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण जो है वो देखने को मिलता है विगत के अंतर्गत। तो इसमें इतिहास की दृष्टि से जो शासक होते हैं उसके परिवार, किसी शासक के बारे में या उनके परिवार के बारे में, या राज्य क्षेत्र के जो भी प्रमुख व्यक्ति होते हैं अथवा उनके जो राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व होते हैं उसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। विगत में जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहे हैं और एक तरीके से इसमें विगत जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है वो इससे मिलती है। मोनोथ नैन्सी की मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म और फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जो है वो जानकारियाँ मिलती हैं। विगत के कारण जो है वो एक तरीके से ऑथेंटिक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं वेली। वेली क्या है? वेली जो है वो ग्रंथ वेलियो चंद में लिखे हुए मिलते हैं। इसके विविध जो है वो विषय होते हैं जो कि धार्मिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। और इसमें दईदास जतावत रिवेली और रतन सिंह खिवावत रिवेली और राव रतन रिवेली काफ़ी प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं वेली ग्रंथ के रूप में। और वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी गई वेली किशन रुक्मणी जो है वो मानी जाती हैं। देन साखी। साखी क्या होता है? तो साखी जो है वो साक्षी शब्द से बना है बेसिकली, और साक्षी अर्थात जो दृष्टा होता है किसी चीज़ का साक्षी, उससे इसकी अर्थ निकाला जा सकता है। तो साखी जो है वो परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा जो भी अनुभव किए गए जो ज्ञान है उसका इसमें वर्णन देखने को मिलता है। साखियों में सौठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है और कबीर की साखियाँ जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। सिलोका की बात करें तो सिलोका साधारण जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए होते हैं और इसलिए ये जन साधारण की जो भावनाएं हो वहाँ तक, आमजन तक भी ये इजीली पहुँचे जाते हैं। राव अमर सिंह राव सालोका और अजमाल जी राव सिलोका और राठौड़ कुशल सिंह जीरो सिलोको और भाटी केहर सिंगरो सिलोको, ये काफ़ी ये प्रमुख सिलोकों के अंतर्गत जो है वो इनका नाम आता है। अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करें तो मारवाड़ के कवि राजा बाकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जो है वो एक तरीके से राष्ट्र चेतना का बीज बोया। वही आगे जाकर जो है वो आधुनिक काल के कई सारे अनेक जो कवि थे उनकी कविताओं में प्रकट भी होता है। और इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकर दान सामोर का नाम भी जो है वो लिया जाता है। काफ़ी प्रचलित हैं ये भी। और आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से और सोच से भी होता है कि आप जो है वो मानसिक रूप से भी कितने आधुनिक हो कि नहीं। तो जीवन को देखने और समझने की जो वैज्ञानिक दृष्टि है, बेसिकली यथार्थपरक जो दृष्टिकोण होता है, वो आधुनिकता की जो है वो एक तरीके से विशेषता मानी जाती है। कवि उमरदान की जो कविताएं हैं जो कि 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण करती हैं, वो इसमें जो है वो आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा साथ ही जो पाखंडी जो साधुओं को बेनकाब भी इन्होंने जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। उमरदान जी की कविताएं जो है वो किस संबंध में
देखने को मिलती हैं। तो ये अकाल से दुखी जो जनता का मार्मिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है, और पाखंडवाद के खिलाफ जो है वो इनकी कविताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जो है वो जागृत किया है। तो नारी चेतना के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है, जागृत करने के रूप में, तो रामनाथ कविया को जाना जाता है, जिनकी प्रमुख रचना का नाम है द्रौपदी विनय, जिसमें नारी चेतना के बारे में जो है वो उन्होंने लिखा है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और माणिक्यलाल वर्मा, इसके अलावा जन कवि गणेशीलाल व्यास, और ये राजस्थान के जो है वो प्रमुख कवि रहे हैं, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो है वो भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम से जो है वो एक तरीके से कलम को हथियार बना के इन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है। इसमें से गणेशीलाल व्यास एक ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिया, और आज़ादी के बाद के अपने जो मोहभंग को भी इन्होंने कविताओं में प्रखर रूप से जो है वो प्रकट किया है। रेवत दान चारण जी की जो रचनाएं मिलती हैं, जो कि सामंती शोषण के प्रति एक तरीके से आमजन को जगाने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने जनमानस या जन जन तक जो है वो अपनी बातें पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को जो है वो माध्यम बनाया है। और एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक जो है वो लोकप्रिय कविताएं जो है वो मानी जाती थी। सो मेघराज मुकुल के द्वारा जो है वो सेनानी नाम से कवि सम्मेलनों की जो कविताएं ये लिखते थे सेनानी नाम से, और ये इस कवि सम्मेलनों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और इसके अलावा सत्य प्रकाश जोशी जो अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ में अलग ही जो है वो स्थान रखते हैं, और 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा जो थी वो इस दृष्टि से जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। और जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती हैं, वही जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से जो है वो श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे और युद्ध के विरोध में जो है वो खड़े दिखाई देते हैं। तो ये उनके जो है वो लेखन का प्रमुख विषय हुआ करता था सत्यप्रकाश जोशी के लेखन में। और इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती दोरारी काफ़ी प्रचलित माना जाता है, राजस्थान का आदर्श गीत भी इसे कहा जाता है धरती दोरारी, जो कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं तो वो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी एक तरीके से जगा देती हैं, ऐसा माना जाता है। इतनी इनकी रचनाओं में जो है वो क्षमता होती है। इसके अलावा मिंजर और लेल डांस ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख काव्य संग्रह है। तो कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा लिखा गया मिंजर और लेल डांस जो है एक प्रमुख काव्य रचना या संग्रह माना जाता है। देन 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक जो कविता है उसका पहला दौर चलता है, और राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम भोम, जानकारी और ओल्मो और लाडेसर, रावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो और दिठ, छामल, अपरंच जैसी कई सारी ये साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो कि प्रकाशित हो रही थी कब 7वें दशक के लगभग। और इनके माध्यम से जो है वो बहुत सारे कवि जो है वो नए कवि भी सामने आते हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं आधुनिक जो है वो राजस्थानी साहित्य की। और यही वह समय है जब पारस अरोड़ा जो है उनकी जुड़ाव गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव और तेज सिंह जोधा की कठई की होवे को है रचना जो है वो मिलती है। इसी के अंतर्गत मणि मधुकर की सोस्तिकेट और पग फेरो, और इसके अलावा हरीश बाधाणी की बोले शरणाटो बोले शरणाटो और बाथा में भूगोल, और चंद्र प्रकाश देवल की जो है वो पागी रचना प्रमुख है। पागी है, कावड़ है और मारग है।
अर्जुन देव चारण के द्वारा रचित जो है वो रिंद रोही, और मालचंद तिवारी के द्वारा रचित जो है वो की उतरियो है आबो। ये जो रचनाएं हैं इन्होंने राजस्थानी साहित्य को एक तरीके से नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया है। अब बात करते हैं शिवचंद्र भरतिया की। तो शिवचंद्र भरतिया जी जो हैं उनको राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार माना जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन हुए हैं, तो वो है शिवचंद्र भरतिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को जो है वो सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। उसके अंतर्गत जैसे मांजल रात, अमोलक वाता और मुमल और गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, इसके अलावा केरे चकवा बात आदि इसमें प्रमुख आती हैं। विजयदान देथा ने जो अपनी बात लिखी है बातारी फुलवाड़ी, जो कि काफ़ी प्रमुख है, और वो भी इस श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी जो लोक कथाएं हैं उनका एक ऐसा अनूठा संकलन किया गया है इसके अंदर कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली है। इसके अलावा विजयदान देथा की कुछ प्रमुख राजस्थानी और हिंदी कहानी संग्रह भी हैं, जिसके अंतर्गत दुविधा, उलझन और अलेखो हिटलर और सपन प्रिया और अंतराल आदि ये हिंदी कहानी संग्रह, राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह जो है वो है विजयदान देथा के द्वारा लिखित। इसमें दुविधा नामक जो ग्रंथ है या कहानी संग्रह जो है वो विजयदान देथा की कृति पर जो है वो पहली नामक फिल्म का भी निर्माण किया जा चुका है। और इसी तरह से इनकी कृति जो चौधराइन की चतुराई जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की जो कहानियाँ हैं उनके संग्रहों में जमारो, संबंध अर्थार संग्रहित हैं, और उनकी कुछ उपन्यास भी हैं प्रमुख, जैसे कि हु गौरी किरण पिवरी और जोग संजोग और छांदा सेठानी, ये प्रमुख जो है वो उपन्यास माने जाते हैं याज्ञवेंद्र चंद्र शर्मा जी के। इसी प्रकार नथमल जोशी जी की कहानी संग्रह की बात करें तो उसमें परन्योड़ी कंवारी और इनका उपन्यास है आभे पटकी और धोरारो धोरी, और एक है एक बीननी दो बीन, जो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाते हैं। और प्रसिद्ध कहानीकारों की अगर बात करें तो उसमें डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्ना राम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली और डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांवर दैया इसमें काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता की अगर बात करें तो राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण जो है वो इतिहास एक तरीके से देखने को मिलता है। और इन साहित्यिक लघु और अनियतकालीन जो पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही जो है वो एक तरीके से गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के जो साहित्यकार हैं उनको भी एक तरीके से मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन जिसमें हरीश बादानी, और अजमेर की लहर जिसमें प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र जिसे कहा जाता है, और कांकरोली की संबोधन जिसमें कमर मेवाड़ी, और अलवर की कविताएं जो है जिसके अंतर्गत भागीरथ भार्गव प्रमुख है। उदयपुर की बिंदु ने जो है वो अनेक लेखकों को जो है वो गंभीर और स्तरीय मंच प्रदान किया है। सो संप्रेषण की बात करें तो उसमें चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी के रूप में नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका जो है वो मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में जो है वो योगदान दिया है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की जो है वो जागती जोत, जो कि किसके द्वारा, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो बीकानेर में स्थित है उनके द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी। और इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी जी के द्वारा जो प्रकाशित एक रावल है, और किशोर कल्पनाकांत की द्वारा प्रकाशित है ओल्यू, जो कि पत्रिका है राजस्थानी भाषा में लिखी गई, और कवि चंद्र सिंह के द्वारा जो प्रस्तावित मरुवाणी जो है ये भी प्रमुख पत्रिका मानी जाती हैं राजस्थानी भाषा के अंदर पब्लिश। तो कौन कौन सी जो है वो पत्रिकाएं हैं राजस्थानी भाषा की और उनका क्या नाम है और इनके द्वारा ये प्रसारित की जाती थी, तो ये आप याद रख सकते हैं।
दैन उपयुक्त जो रचनाएं हैं वो समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई तो यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि इसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव है ही नहीं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।